सदियों साल पुरानी बात है। एक दूर दराज की बस्ती में, जिसका नाम रत्नागिरी था, तीन गहरे दोस्त रहते थे, आदिल, फहीम और जैन। गांव वालों के बीच उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जैसे एक दरख्त की तीन शाखें जो अलग होकर भी जुड़ी रहती हैं। तीनों दोस्त बचपन से एक साथ हंसते खेलते और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते आए थे। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिंदगी की सख्तियों ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे नाजुक परिंदा तूफान के जिद में आया हो। उनके रोजगार के दरवाजे बंद होने लगे, गुर्बत का साया गहरा होता गया और रोटी के लाले पड़ गए। दिन ब दिन बढ़ती मुश्किलात ने उनके हौसले को भी आजमाना शुरू कर दिया था। जहां पहले कहकहे गूंजते थे, अब वहां फिक्र की चादर तनी थी। आखिर एक दिन जब भूख और परेशानी हद से बढ़ गई, तो उन्होंने फैसला किया कि अब रत्नागिरी छोड़ना होगा, कहीं और जाकर किस्मत आजमाना होगा। वे जानते थे कि अपना गांव छोड़ना आसान नहीं है, मगर ठहरे रहने का मतलब था कि गुर्बत उन्हें निगल जाएगी। उन्होंने अपनी मामूली सी जमा पूंजी इकट्ठी की, चंद जोड़े कपड़े और थोड़ा सा राशन साथ लिया और उम्मीदों के सहारे एक नामालूम मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ता तवील था और कदमों में थकन की छाप थी, मगर उनके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन था। वे एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब आंखों में बसाए अपने गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते जा रहे थे। कई घंटों की मसाफत के बाद वे एक अजनबी इलाके में पहुंचे। चारों तरफ सुनसान मैदान, घने दरख्त और एक अजीब सी पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी, जैसे यह जगह सदियों से वक्त की कैद में हो, जहां हवा भी सरगोशियों में बात करती हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की गोद में उतरने लगा, आसमान के दामन अंधेरों से भरने लगे और शाम की ठंडी हवा ने थकन को और नुमाया कर दिया। तीनों दोस्त एक बड़े साएदार दरख्त के नीचे बैठ गए। आदिल ने अपनी चादर बिछाई, फहीम ने पानी की छोटी सी मश्क निकाली और जैन ने एक खुश्क रोटी तोड़कर सब में बांट दी। खामोशी में बस परिंदों की मध्यम चहचहाहट थी। जैन ने थके हुए लहजे में कहा, क्या गांव छोड़कर हमने सही फैसला किया? आदिल ने आसमान की तरफ देखा, जहां चमकते सितारे उभरने लगे थे, और मुस्कुराकर बोला, जब कश्ती हवा के जिद में आए तो उसे बचाने के लिए किनारा चाहिए, चाहे वह दूर क्यों ना हो। यह सुनकर फहीम ने एक गहरी सांस ली, अपने जूते उतारकर एक तरफ रखे और जमीन पर लेट गया। जो भी होगा, इकट्ठे सामना करेंगे। यह कहते ही तीनों दोस्त थकन से बेहाल इन्हीं ख्यालात में डूबे आसमान के नीचे लेट गए। सुनसान इलाका था, दूर दूर न कोई चिराग और न कोई आदमी था, लेकिन तीनों दोस्त एक दूसरे के हौसले का सहारा थे। वे थके जरूर थे, मगर खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। गहरी रात के सन्नाटे में अचानक एक पुरअसरार आवाज गूंजी, जिसने उन्हें लर्ज कर रख दिया। आदिल ने हल्की आवाज में बोला, यह आवाज खतरनाक सी लग रही है। फहीम और जैन एकदम सीधे होकर बैठ गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फहीम ने धीरे से कहा, यह क्या बला हो सकती है? आदमी तो नहीं लग रहा। तीनों दोस्त धीरे धीरे सरगोशी में बात कर रहे थे कि अचानक दूर घास में कोई चीज तेजी से हरकत करने लगी। आंखों के कोने से आदिल ने देखा कि एक खौफनाक भेड़िया उनकी तरफ लपक रहा था। आदिल जोर से चीखा और तीनों दोस्त एक साथ उठ खड़े हुए। खौफ ने उनके जिस्म में बिजली की लहर दौड़ा दी और वे अंधेरे में जान बचाने के लिए तेजी से दौड़े। भेड़िया पीछे से उन पर झपटने के लिए दौड़ा। उसकी भारी सांसें और खौफनाक गुर्राहट उनके कानों में गूंजने लगी। अंधेरे में भागते भागते वे एक खुले मैदान में जा पहुंचे, जहां दूर एक टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। वह देखो, आग जल रही है, आदिल ने चीखते हुए कहा। तीनों दोस्त अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके रोशनी की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्हें एक घर नजर आया, जिसके बाहर आग के शोले भड़क रहे थे। भेड़िए अब वापस जा चुके थे। आदिल ने कहा, आधी रात को किसी के घर में घुसना तहजीब के खिलाफ है, लिहाजा दरवाजा खटखटाने के बजाय तीनों दोस्त बाहर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की रोशनी जैसे ही फैलने लगी, दूर से अजान की आवाजें गूंजने लगी। अंधेरे की वहशत कम होने लगी। परिंदे चहचहाकर नए दिन की आमद का ऐलान करने लगे। तीनों दोस्त अभी तक आग के करीब ही बैठे थे। थकन और खौफ ने उन्हें बेहाल कर दिया था। उनके जिस्मों पर अभी तक खौफ का साया था, लेकिन अंधेरे की डर से आजादी मिली। इसी लम्हे घर का दरवाजा छरछराया और एक बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र लगभग 70 बरस होगी,
हाथ में तस्बीह लिए बाहर निकली। उसके चेहरे पर सुकून था। नमाज से फारिग होकर जैसे ही उसकी नजर तीनों नौजवानों पर पड़ी, वह हैरत में मुब्तला हो गई। कुछ लम्हे तक वह उन्हें गौर से देखती रही, फिर नरमी से बोली, बेटा, तुम कौन हो और यहां क्यों बैठे हो? बूढ़ी औरत ने उनकी हालत देखी और फिर शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चलो, मेरे घर में आराम करो। शायद तुम थके हुए हो और भूखे भी। बूढ़ी औरत ने तीनों दोस्तों की खूब मेहमान नवाजी की और जब उसे मालूम हुआ कि वे मजदूरी के लिए आए हैं तो शफकत से बोली, बेटा, मेरी 5 गायें जंगल में खो गई हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ कर वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। आदिल ने हिम्मत से कहा, माँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी गायें ढूंढ कर लाएं। बूढ़ी औरत ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और दुआएं देने लगी। तीनों दोस्तों ने नाश्ता किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में खतरनाक जानवर भी थे, मगर तीनों दोस्तों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दिन भर भटकते, दरख्तों और झाड़ियों में झांकते। आखिरकार शाम होते ही वे बूढ़ी औरत की खोई हुई 5 गायें तलाश करने में कामयाब हो गए। गायें वापस लाते ही बूढ़ी औरत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। वह मोहब्बत भरे लहजे में बोली, बेटा, अभी शाम हो चुकी है। जंगल के जानवर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। बेहतर होगा कि रात यहीं गुजारो और सुबह होते ही अपना इनाम लेकर जहां जाना चाहते हो चले जाना। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। थकन और भूख से निढाल थे, लिहाजा उन्होंने रुकने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही तीनों दोस्तों ने सामान समेट कर जाने का फैसला किया, लेकिन आदिल के दिल में एक सवाल मचल रहा था। वह बूढ़ी औरत की तरफ देखकर बोला, माँ जी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं? इस सुनसान जंगल में आप कैसे जिंदगी गुजारती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, बेटा, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है जो शहर में ब्याह चुकी है। मेरे बेटे बहन की खबर लेने शहर गए हैं, बस उनकी वापसी का इंतजार है। फिर बूढ़ी औरत अंदर गई और एक थैली लेकर आई, जिसे आदिल के हाथ में थमाते हुए बोली, बेटा, ये तुम तीनों के लिए इनाम है। इसमें तुम्हारी सोच से ज्यादा दौलत है। हर गाय के बदले सोने की अशर्फियां हैं। उसे अपने दरमियान तकसीम कर लेना। आदिल ने थैली खोली तो हैरान रह गया, मगर फौरन अदब से बोला, माँ जी, हमें पैसों की जरूरत तो है, लेकिन हम आपकी जरूरत से फायदा नहीं उठा सकते। ये आप रख लें, वैसे भी हम मजदूरी करने आए हैं, कहीं और जाकर कमा लेंगे। मगर बूढ़ी औरत ने उनकी सच्चाई और मेहनत देखकर जिद की और अशर्फियां उन्हें दे दी। तीनों दोस्त दुआएं लेकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन अब मजदूरी के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि जितने पैसे उन्होंने साल में कमाने थे वह उन्हें इनाम में मिल गए। तीनों दोस्त खुशी खुशी रत्नागिरी की तरफ रवाना हुए। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब मामला बदल चुका था। अशर्फियों की चमक ने उनके दिलों में एक नया एहसास जगा दिया। पहले जहां खाली हाथ होने के बावजूद वे एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते, अब वहां उनके दिलों में लालच की चिंगारी भड़कने लगी। गांव जाते हुए रास्ते में शदीद भूख ने तीनों दोस्तों को बेचैन कर दिया। तीनों ने मशवरा किया और जैन को खाने का सामान लेने के लिए करीबी बाजार भेज दिया गया। आदिल और फहीम दरख्त के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लग गए, मगर उनके दिलों में भी लालच सर उठा रहा था। सारी उम्र की दोस्ती और मोहब्बत को भूलते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आहिस्ता से सरगोशी की। अगर जैन वापस ना आए तो सारी दौलत हमारी हो सकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोनों ने फैसला कर लिया कि जैसे ही जैन वापस आए वे उसे खत्म कर देंगे, ताकि अशर्फियों पर उनका कब्जा हो जाए। उधर जैन बाजार की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके जहन में भी शैतान अपनी चाल चला रहा था। उसने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों दोस्त मर जाएंगे और सारी दौलत सिर्फ मेरी हो जाएगी। ये ख्याल आते ही उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई और उसने जहर खरीद लिया और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए खाने में मिलाने का फैसला कर लिया। जैन बाजार से जहर खरीद चुका था और खाने में मिलाने का मंसूबा बना रहा था, जबकि दूसरी तरफ आदिल और फहीम भी साजिशें कर रहे थे। दोनों की आंखों में हिर्स का अंधेरा था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही जैन खाने के साथ वापस आए वे उसे कत्ल कर देंगे और दौलत आपस में बांट लेंगे। मगर लालच के साथ साथ उनके दिलों में दोस्ती की मोहब्बत भी भड़क रही थी।
आदिल और फहीम अपनी साजिश को आखिरी शक्ल दे चुके थे और बेसब्री से जैन का इंतजार कर रहे थे। उनके दिलों में बेरहमी और लालच की आग भड़क रही थी। दूसरी तरफ जैन ने बाजार पहुंचकर जहर खरीद लिया और खाने में मिलाने का इरादा कर चुका था, लेकिन अचानक उसके दिल में पछतावे का एहसास जागा। उसने खुद से कहा, यह दौलत हमारे लिए आजमाइश है। अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ गद्दारी की तो मैं भी किसी न किसी सजा से नहीं बच सकूंगा। यही सोचकर उसने जहर फेंक दिया और साफ नीयत के साथ खाने का सामान लेकर वापस रवाना हो गया। इधर आदिल और फहीम को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे सोचने लगे कि दोस्ती जैसी नेमत को दौलत की खातिर कुर्बान करना कितनी बड़ी नादानी होगी। वे खुद को बेहद बुरा महसूस कर रहे थे और उनके दिलों में पछतावा था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे जैन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपनी साजिश को खत्म कर देंगे। कुछ साथ बाद जैन खाना लेकर आया और तीनों दोस्तों ने खुशी खुशी खाना खाया। किसी ने भी एक दूसरे के खलल का इजहार नहीं किया, क्योंकि वे सब चाहते थे कि दोस्ती में किसी कस्म की ठेस ना आए। आदिल और फहीम सोच रहे थे कि शायद जैन बुरा मान जाए, जबकि जैन के दिल में भी यही खौफ था कि कहीं आदिल और फहीम उसे नाराज ना हो जाए। सबके दिलों में खामोश मोहब्बत और एतिमाद था, मगर कोई भी उसकी बात जबान पर नहीं लाना चाहता था। खाना खाने के बाद तीनों दोस्त रत्नागिरी की तरफ रवाना हो गए। ये सफर एक नई जिंदगी के आगाज की तरह था, जहां वे दोबारा अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। हर एक के दिल में पहले से ज्यादा मोहब्बत थी और अपने बुरे हथकंडों पर दिल ही दिल में लानत भेज रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था और रात का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। तीनों दोस्तों ने रुककर मशवरा किया कि आगे का सफर जारी रखना खतरनाक हो सकता है। आदिल ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां एक गौर नजर आ रही है जो कि बहुत महफूज है जानवरों और डाकुओं से। क्यों ना रात वहीं गुजार लें। फहीम और जैन ने बात को मानते हुए तीनों दोस्त एहतियात से गार की तरफ बढ़ने लगे। रात की ठंडी हवा उनके जिस्म में सिराए कर रही थी और दूर दराज जंगलों और पहाड़ियों से भेड़िए के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं, जो फिजा को मजीद खौफनाक बना रही थीं। जैसे ही वे गार के करीब पहुंचे, अंदर का गहरा अंधेरा उनके कदम रोकने लगा। जैन ने दबे लफ्जों में कहा, यह जगह ठीक तो है ना? आदिल ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, अब रुकने का वक्त नहीं, अंदर चलते हैं। तीनों दोस्तों ने गार का अच्छी तरह जायजा लिया और तसल्ली करने के बाद अंदर दाखिल हो गए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और जमीन पर लेट गए, इस उम्मीद के साथ कि रात सुकून से गुजर जाएगी और सुबह होते ही गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे। थकन की वजह से तीनों दोस्त फौरन गहरी नींद सो गए, मगर आधी रात को मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं और यकायक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफानी झोंकों ने गार के इर्द गिर्द शोर मचा दिया। तीनों दोस्त एक बार फिर खौफ में मुब्तला हो गए और दुआ करने लगे कि रात खैरियत से गुजर जाए, ताकि वे सुबह सलामत अपने घर पहुंच सकें। तूफान की शिद्दत बढ़ती गई, तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ लगे और गरज चमक के साथ बारिश गजब ढाने लगी। अचानक पहाड़ की छोटी से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया और घर के मुंह पर आ गिरा। मिट्टी और छोटे पत्थर इधर उधर बिखर गए और घर का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। आधी रात का सन्नाटा तूफानी बारिश के बावजूद बरकरार था, मगर तीनों दोस्तों को अभी तक यह मुकम्मल तौर पर वाजह नहीं हुआ था कि घर का रास्ता बंद हो चुका है। वे बस सर्दी और थकन से निढाल थे, इसलिए मजीद कुछ सोचे बगैर दोबारा सोने की कोशिश करने लगे। सुबह के वक्त आदिल सबसे पहले जागा। उसने घर के अंदर अंधेरा देखा और सोचा कि शायद अभी तक सुबह नहीं हुई, लेकिन जब वह घर के मुंह के करीब गया तो उसे पता चला कि घर का रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद हो चुका है। आदिल ने फौरन फहीम को जगाया और दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाने की कोशिश की। वे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे, मगर पत्थर अपनी जगह से जरा भी न हिला। दोनों मायूस हो गए और जैन को भी जगा लिया। तीनों दोस्तों ने मिलकर जोर लगाया। उनके हाथ जख्मी हो रहे थे, सख्त सर्दी के बावजूद माथे पसीने से तर थे। वे बारी बारी अपनी पूरी ताकत आजमाते
मगर पत्थर अपनी जगह अटल था। इस वक्त उन्हें अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ। कई कोशिशों के बाद तीनों ने मिलकर एक आखिरी जोर लगाया और पत्थर नीचे लुढ़क गया। घार का रास्ता खुल गया और रोशनी अंदर आ गई। उन्होंने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वे इस मुसीबत से बच गए। बाहर निकलकर तीनों ने दोबारा अपने सफर का आगाज किया। रास्ते में हर एक अपनी सोचों में गुम था। आदिल ने सोचा, अगर हमने जैन को नुकसान पहुंचाया होता तो आज हम उस पत्थर को हटाने में नाकाम रहते और अंदर ही मर जाते। जैन के दिल में यह ख्याल आया, अगर मैंने खाने में जहर मिला दिया होता तो अब मैं अकेला पत्थर कैसे हटाता और अंदर ही मरता। बिला आखिर तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से माफी मांगी और रत्नागिरी पहुंचकर ईमानदारी से पैसे तकसीम कर लिए। अब वे पहले से भी ज्यादा करीब हो गए और भाइयों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। इस आजमाइश ने उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और उन्हें एहसास हुआ कि लालच सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद इंसान के लिए भी तबाही का सबब बन सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमें 3 अहम तालीमात मिलती हैं। पहला, हर इंसान अपने आमाल का खुद जिम्मेदार है। दूसरा, अगर कोई गुनाह का इरादा कर ले तो उसे तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में भी उसके बारे में जवाबदेह होना पड़ता है और आखिरत में भी। तीसरा, अगर लालच या कोई और गुनाह तर्क कर दिया जाए तो उसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। लिहाजा माल और दौलत आर्जी चीजें हैं, लेकिन रिश्ता इंतहाई कीमती है। अपने रिश्तेदारों का एहतराम करो, चाहे वह दोस्ती हो या खूनी रिश्ता। इससे दुनिया और आखिरत में फायदा और अजीम सवाब मिलता है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह सब कामोज कहानी पसंद आई हो और आपको मजीद पुरानी और नसीहत आमेज कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे और आपके चैनल दास्तान ए जिंदगी को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।